अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है मैम। देखो आज हम लोग जो करेंगे दैट इज होल्डिंग कंपनी का जो भी कंसेप्ट था वो तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सीएस के केस में अगर देखो तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम लोग पूरा एक क्वेश्चन नहीं करते हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां तो हम लोगों ने थियोरिटिकली किया, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स किया था, लेकिन एक कंप्लीट एग्जाम्पल्स अगर हमें करना हो, इससे क्या होता है हमारा नॉलेज पूरा बन जाएगा कि एक्चुअली कैसे होता है। अदरवाइज नहीं भी करने से होगा, सीएस के लिए बोल रहे, ठीक है। अच्छा देखो कैसे हम लोग करेंगे, करके देखो, क्योंकि ठीक रहेगा, एक समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलरली कैसे क्वेश्चन हमें होता है। प्रैक्टिकली कैसे होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह बनता है प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां तो हम लोगों ने थियोरिटिकली समझा था। यहाँ पर देखो एक एसेट लाइबिलिटी दे रखा है, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ एच लिमिटेड। एच मतलब ही होल्डिंग होगा एंड इज सब्सिडियरी एस लिमिटेड, नॉर्मली वही होता है, एच होल्डिंग होता है। अभी देख लेंगे, क्वेश्चन देख के हमें समझना है कि होल्डिंग कौन है, सब्सिडियरी कौन है। एज ऑन 31 मार्च 2015 देखो क्या दे रखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड, ठीक है, 10 लाख। दिख नहीं रहा है मतलब। अच्छा देखो, तो क्या बोला है देखो, 10 लाख और 4 लाख, ठीक है, इक्विटी शेयर। अच्छा, रिजर्व सरप्लस का जनरल रिजर्व 1414, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था ये एंड है, ठीक है, एंड पे ही बैलेंस शीट बनता है। तो जब ओपनिंग था 1414 में ये था, और यहाँ पर भी यही दिख रहा है, मतलब इसके बाद रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ है शायद, ठीक है। क्यों बताओ, क्योंकि अगर 1414 का रिजर्व ये है और एंड का भी ये है, मिडिल में रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया है, मतलब एक साल के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये दिए रखा है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो ब्लैंक, ठीक है। करेंट लाइबिलिटीज है, करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है चलो देखते हैं, करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि एक ही जन का है, दूसरे का नहीं है, एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का नहीं है। बिल्स पेबल है, एस लिमिटेड का, सन्ड्री क्रेडिटर दोनों का है। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा गया है, यानी एच जो है वो होल्डिंग कंपनी हो गया, ठीक है। एच जो है वो होल्डिंग कंपनी हो गया, क्योंकि एच ने एस लिमिटेड में, एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब पैसा लगा रखा है, 6,45,500 का शेयर खरीद रखा है, ठीक है। अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये है, इनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। करेंट एसेट में इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा आगे पढ़ के देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है। ये तो हमें दोनों का बैलेंस शीट दे दिया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो अवेलेबल। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इन एस लिमिटेड ऑन October 1 2014 फॉर 6,45,500। ये तो दिख रहा है 6,45,500 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन कितने सारे शेयर्स में वो नीचे बताया है। कभी कभी मैंने जो एग्जांपल्स दिया था वो ब्रैकेट में दिया दे के रखा था, ठीक है। वो मैंने जितना कंसाइज करके हम लोग समझ सकते हैं मैंने किया। यहाँ पे 32,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाला इन्होंने खरीद रखा है, मतलब कितना फेस वैल्यू का खरीद रखा होगा, 32,000 इंटू 10, यानी कि 3,20,000 फेस वैल्यू का शेयर खरीद रखा है 6,45,500 पे। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, लेकिन एक चीज याद रखो, यह से हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, क्योंकि सिर्फ शेयर नहीं खरीदा जाता है, रिजर्व प्रॉफिट ये भी खरीदा जाता है। तो ये सब ऐड करने के बाद ही कंपेयर कर पाएंगे कि गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन 1/4/2014। 1/4/2014 में ये प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब ओपनिंग में, out of which a dividend of 10% was paid on November 1, 2014 for the year 13-14, ठीक है। ये कौन डिविडेंड के बारे में बताया, किसने डिविडेंड इशू किया है, सॉरी
डिक्लेयर किया पे किया है एस लिमिटेड ने। एस लिमिटेड कौन है? सब्सिडियरी कंपनी। अगर सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसका हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले को भी मिलेगा और होल्डिंग वालों को भी मिलेगा, अपने अपने प्रोपोर्शन पे मिलेगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन कितना है वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि होल्डिंग कितना परसेंट शेयर एक्वायर कर रखी है, और अगर पूरा नहीं कर रखी है तो बाकी माइनॉरिटी ने कर रखा होगा तो डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब डिविडेंड जो है वो कितना दिया जाएगा? 10%। डिविडेंड ऑलवेज दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल अगर है तो उस पे पूरा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। तो चेक करो एस लिमिटेड का पेड अप कैपिटल कितना है, उस पे डिविडेंड दिया जाएगा। ये देखो एस लिमिटेड का पेड अप कैपिटल कितना है? 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख पे 10% डिविडेंड यानी कि 40,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लेकिन 40,000 पूरा एच लिमिटेड का नहीं होगा अगर ये फुल्ली सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। ठीक है, मतलब 100% ही अगर एच लिमिटेड का नहीं है तो 100% तो नहीं है, पता ही चल रहा है क्योंकि 32,000 ले रखा है जबकि इनके पास 40,000 शेयर्स है ना। ये देखो कितना शेयर्स है, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, 40,000 शेयर्स है और एज लिमिटेड ने इसमें से ले रखा है 32,000, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मतलब इनका होल्डिंग कितना परसेंट हो रहा है? 32,000 ले रखा है आउट ऑफ 40,000 इंटू 100 कर लो, परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 80%। ठीक है, ये 80%, तो ये बाकी 20% होगा, चेक करके देख सकते हैं। 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 यानी कि 20%। ठीक है, 20% इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को रेशियो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब परसेंटेज बोलो या रेशियो, जो भी जिस तरह से हम लोग चाहे कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि डिविडेंड दिया गया है, आगे पढ़ते। डिविडेंड दिया गया है कब? 1 नवंबर को। ठीक है, और डिविडेंड किससे दिया जाता है? प्रॉफिट से दिया जाता है। अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो एक एडजस्टमेंट क्या होगा कि प्रॉफिट से उसको हमें माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद the plant and machinery of S Limited, which stood at 3 lakh on 1/4/14, was considered worth 3,60,000 on the date of acquisition of H Limited। बोल रहा है कि प्लांट मशीनरी जो है S लिमिटेड का वो 3 लाख है 1/4/14 में, जिसको कंसिडर किया गया 3,60,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब रीवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, रीवैल्यूएशन हुआ है, 3 लाख जो है वो 3,60,000 दिख रहा है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन में हमें देखना है क्योंकि मिडिल डेट पे हुआ है, इसका मैंने नोट्स लिखवाया था, अगर याद है तो देखो। अगर ईयर एंड में रिवैल्यूएशन हुआ है तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मिडिल में या फिर एक्विजिशन के टाइम पे होता है रिवैल्यूएशन, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन में भी इंपैक्ट आएगा। तो चेक करेंगे अभी हम लोग। सन्ड्री डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड लोन टू एच लिमिटेड 14,000। तो सन्ड्री डेटर जो है एस लिमिटेड का, उसमें क्या है? उसमें इंक्लूडेड है एच लिमिटेड का लोन। एच लिमिटेड रेमिटेड ए चेक ऑफ ₹14,000 टू एस लिमिटेड ऑन 27th of March 2015 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन रीपे करने के लिए 14,000 का चेक इशू किया गया है, विच वॉज रिसीव्ड बाय एस लिमिटेड इन अप्रैल 2015। तो हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट का कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? चीज आसान है लेकिन बहुत सारा प्रोसेस होगा इसमें। ठीक है, प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब दोनों का ऐड करके बैलेंस शीट बनाना है, एंड इट्स सब्सिडियरी एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम पूरा वर्किंग नोट के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को जिस तरह से हम बना लेते हैं, देखो यहाँ पर एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है कब? 1 अक्टूबर 2014 को, तो ये हो गया 1 अक्टूबर यानी 10 2014। इसके पहले एस लिमिटेड का बैलेंस शीट कैसे चलता था, मतलब ईयर एंड कब होता था वो देखना चाहिए, 31 मार्च 2015। और इसका मतलब स्टार्टिंग कब था? 1 अप्रैल 2014। ये कौन सा डेट है? ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कौन सा डेट है? डेट ऑफ क्लोजर, जिस दिन बैलेंस शीट क्लोज होता है। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन मिला था वो भी लिखेंगे।
यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर 32,000 शेयर एक्वायर किया गया, 10 रुपीज वाला, 6,45,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड शोड ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन 1/4/14। 1/4/14 में पीएल पीएल कितना दिख रहा है, ये सब किसका इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, एस लिमिटेड का, ठीक है। मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है, कितना प्रॉफिट था, 60,000, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ विच, जिसमें से डिविडेंड दिया गया है 10%, जो डिविडेंड पे हुआ है 1 नवंबर 14 को। 1 नवंबर 14 मतलब अक्टूबर के बाद, 1 नवंबर, यानी ये हो गया 1 नवंबर 2014 को, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड दिया गया है। अच्छा, तो ये डिविडेंड कौन से पीरियड का है, 13-14 का, ठीक है। मतलब ये दूसरे पीरियड का डिविडेंड है 13-14 का, लेकिन ये डिक्लेयर 13-14 में हो गया था, पेड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। पेड यहाँ पर हुआ है, इस डेट पे पेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं बोला है। तो डिविडेंड पे होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना था, 60,000। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड का अमाउंट लेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट ही चल रहा है, मतलब हम जस्ट इसको ड्रॉ करके समझा रहे। तो डिविडेंड कितना पे हुआ होगा, 4 लाख था, अभी देखा था मैंने, 4 लाख पे 10%, ये देखो, यानी कि 40,000। तो डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बचेगा 20,000, ठीक है। डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बचेगा 20,000। अब आगे क्या बोल रहा है, प्लांट मशीनरी जो है वो है 3 लाख। अच्छा, यहाँ पर हमें रिजर्व का डिटेल्स नहीं दिया है, बट यहाँ पर दे रखा था रिजर्व में चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए डिटेल्स नहीं दिया। रिजर्व इन लोगों का पहले से ही था 2 लाख, जनरल रिजर्व था 2 लाख। इस डेट पे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जनरल रिजर्व 1/4/14 में था 2 लाख। ये सब एस लिमिटेड का ही लिख रहा है, ठीक है। मतलब एज लिमिटेड देख रही है ना कि एस लिमिटेड को अपने बैलेंस शीट में ऐड करना है, तो क्या क्या हुआ है वहां पर। तो ये 2 लाख हो गया। अच्छा, और ये पीएल जो है, इनका पीएल जो है 1,64,000 हुआ है इस डेट पे। ये वाला पीएल यहाँ पर डेट ऑफ क्लोजर में हुआ है 1,60,000, और जनरल रिजर्व डेट ऑफ क्लोजर में भी 2 लाख हुआ है, यानी कि मिडिल में कोई भी जनरल रिजर्व जनरेट नहीं हुआ है, जो था वही है। मतलब यहाँ पर +0 हुआ है, तभी जाके ऐसा कंडीशन है। अच्छा, गुड इवनिंग नंदिनी। तो देखो, आवाज तो आ रहा है ना मेरा, ठीक है। देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लांट मशीनरी जो एस लिमिटेड का है वो है 3 लाख 1/4/14 में। यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीन, ये है 3, तब है 3 लाख, 3 लाख है 1/4/14 में। और प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, ये एस लिमिटेड है, 2,70,000 हुआ है, ठीक है। 2,70,000 हुआ है एंड में, है ना, एंड में हुआ है 2,70,000। लेकिन जब एक्वायर हुआ था, ठीक है, जब एक्विजिशन हुआ था, तब उस डेट पे 3,60,000 है यहाँ पर, इस डेट पे, ठीक है। इस डेट पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे 3,60,000। ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, बता देंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बाकी बचा है बस एक डी वाला ट्रीटमेंट हम बाद में बताएंगे, पहले ये वाला सारा ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट वाला ट्रीटमेंट करके देखते हैं। देखो, प्लांट का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, रिवैल्यूएशन हुआ है, सीधा सा बात है, प्लांट का रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। देखो, 3 लाख का प्लांट, पहले हम लोग देखेंगे कि 3 लाख का प्लांट था एस लिमिटेड का स्टार्टिंग में, वो कहाँ से पता चल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 1/4/14 में। और प्लांट का वैल्यू एंड में कितना हुआ, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2,70,000। तो ये क्यों कम हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो फर्स्ट हम लोग, ये तो अभी मैंने जस्ट इसको क्या किया है, इसको इस तरह से क्वेश्चन को मतलब जीस्ट बना लिया, समरी बना लिया, जितना मुझे जरूरत था। अब हम लोग इसका एक्चुअल वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, मतलब 3 लाख से 2,70,000 जो हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा,
3 लाख से 2,70,000 हो गया, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 लाख कर देंगे और इनटू 100, तो हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख से 2,70,000, मतलब 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा है तब जाके ये 270 हुआ है, तो कितना परसेंट लगा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया 10% पर एनम, क्योंकि ये पूरे साल भर का है, ठीक है, 10% पर एनम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन जो हुआ उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन मतलब देखो अभी करते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑन 1/4/14 में बुक वैल्यू जो था, बुक वैल्यू जो था प्लांट एंड मशीनरी का, वो कितना था, ये देखो, इसीलिए मैंने ड्रॉ करके रखा था कि बार बार पढ़ना ना पड़े। यहाँ पर देखो लिख रखा है हम लोगों ने 3 लाख था, ठीक है, 3 लाख। अच्छा, अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अगर एंड में होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मिडिल में किसी डेट में या डेट ऑफ एक्विजिशन में होता है तो हमें चेक करना पड़ता है। तो ये पीरियड प्री पोस्ट वाला मैंने लिखा नहीं है, प्री पोस्ट वाला एक बार पीरियड जो है वो लिख लेते हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हो रहा है, अप्रैल से लेके अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ्स, तो ये पूरा एक साल है, तो इधर भी 6 मंथ्स ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर 10% डेप्रिसिएशन का रेट यूज होता है, देन 6 मंथ्स में 10% रेट पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हम लोग पहले चेक करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन अप टू 1/10/2014 कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 6/12 इंटू 10%, तो चेक करते कितना होता है, 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 15,000, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हो जाता है 15,000। अगर इसी रेट पे चलते हैं तो डेप्रिसिएशन 15,000 होगा, देन वैल्यू हो जाएगा एसेट का 3 लाख माइनस 15,000, 2,85,000 होना चाहिए, ठीक है। 2,85,000 होना चाहिए। ये कब का वैल्यू होगा, ये 1/10/14 का वैल्यू होगा। लेकिन देखो इन्होंने क्या वैल्यू माना है, देखो लैंग्वेज क्या है, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 3 लाख ऑन 1/4/14, मतलब ओपनिंग में ईयर के स्टार्टिंग में वाज कंसीडर्ड और 3,60,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय एच लिमिटेड, ठीक है। मतलब ये वैल्यू एच लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि हम मानते हैं कि ये 3,60,000 का है, जबकि 10% रेट पे अगर डेप्रिसिएशन चला था पूरे साल, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें डेट ऑफ एक्विजिशन में इस प्लांट मशीनरी का वैल्यू एक्चुअली होना चाहिए 2,85,000, लेकिन ये जो एच लिमिटेड है ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग मानेंगे 3,60,000। तो रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो एसेट का वैल्यू 2,85,000 होना चाहिए वो एसेट का वैल्यू अभी माना जाएगा 3,60,000। तो इसमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ। इसका मतलब कैसे बढ़ गया वैल्यू, क्योंकि रिवैल्यूएशन किया गया होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ कितना, 3,60,000 लिया जाएगा, जबकि होना चाहिए 2,85,000। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन किया गया है। तो रिवैल्यूएशन में वैल्यू कितना हो रहा है, देखो 75,000, ठीक है। ये 75,000 हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और एक इम्पैक्ट आएगा, देखो और एक इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पर करके दिखाते। ये इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक का दिखाया मैंने, ये प्री का दिखाया। पोस्ट का इम्पैक्ट देखो क्या होता है, यहाँ पर पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 1/10/14 से लेके पोस्ट पीरियड का लिखेंगे 31 मार्च 15 तक का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। 3 लाख का एसेट था, मतलब नॉर्मल सेंस लगाएंगे, 10% रेट हुआ था, ठीक है। और 6/12 पोस्ट पीरियड भी, तो एस लिमिटेड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 15,000 होगा। ये मैंने इसीलिए लिख लिया, देखो अभी थोड़ी देर पहले भी वही रेट लिया था ना, वही पूरा डिटेल्स आया था, 6 मंथ्स का है तो 15,000 हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है एक्चुअल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन, इस तरह से लिखते हैं लैंग्वेज। ये जो है ना, ये लिखते हैं डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल, एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय एस लिमिटेड,
एस लिमिटेड का ये होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीन, रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी, देखो कितना होगा। देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब हो गया तो एच लिमिटेड ने मान लिया कि मशीन का वैल्यू, प्लांट मशीन का वैल्यू 3,60,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3,60,000 पे अब डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। अगर किसी एसेट का वैल्यू 3,60,000 माना जा रहा है तो 3,60,000 पे डिप्रिशिएशन चार्ज होना चाहिए। तो 3,60,000 इंटू 10%, क्योंकि रेट का कोई चेंजेस नहीं बोला है हमें, इंटू 6/12। तो इसमें कितना होगा, 3,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाता है 18,000, ये होता है 18,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एस लिमिटेड के थ्रू से अगर देखें तो अंडर चार्ज हुआ है, हमें एस लिमिटेड के हिसाब से सोचना है, ठीक है। जैसे रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से, क्योंकि देखो एस लिमिटेड ने तो सोचा था मेरे एसेट का वैल्यू 2,85,000 होगा, लेकिन एच लिमिटेड बोल रहा है नहीं हम 3,60,000 मानेंगे, तो रिवैल्यूएशन जो हुआ उसमें एस लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर भी एस लिमिटेड ने डेप्रिसिएशन क्या किया है, अंडर चार्ज हो जा रहा है, क्योंकि एसेट का वैल्यू रिवैल्यूड होने के बाद चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, ठीक है। मतलब कम चार्ज किया है, कितना कम चार्ज किया है, 18,000 माइनस 15,000, दैट इज 3,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो अंडर चार्ज हुआ है 3,000, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर डेप्रिसिएशन हम लोग कम चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हमें उसको प्रॉफिट से लेस करना पड़ेगा। ये वाला भी मैंने लिखवाया हुआ है, अगर नोट्स में देखोगे कि डेप्रिसिएशन अगर मतलब भी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अगर मिडिल में होता है, एक्विजिशन पे होता है, तो डेप्रिसिएशन में इम्पैक्ट आएगा। डेप्रिसिएशन अगर अंडर चार्ज है तो वो प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, उसको लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज है तो वो प्रॉफिट को कम कर रखा है, उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का आ गया डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। तो देखो ये पॉइंट अब जाके हम लोग का कंप्लीट हुआ है, लेकिन पूरा एडजस्टमेंट अभी बाकी है, ठीक है। ये वाला जस्ट एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा वो हम लोगों ने देखा। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखो अगर डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो तो हमें ये देखना चाहिए कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हुआ है। कैसे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चेक करेंगे, मशीन का स्टार्टिंग में वैल्यू क्या था और एंडिंग में वैल्यू क्या डिसाइड किया है सब्सिडियरी कंपनी जो है यहाँ पर एस लिमिटेड। ये वैल्यू कहाँ से मिला, एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिला। ये वैल्यू कहाँ से मिला, बैलेंस शीट में मिल गया। तो दोनों का डिफरेंस के हिसाब से डिप्रिसिएशन 10% पर एनम है। अब यहाँ पर अगर एक्विजिशन हो रहा है और एसेट का वैल्यू होल्डिंग कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ बोल रखा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एसेट का वैल्यू अगर डिप्रिसिएशन रेट के हिसाब से चले तो कितना होना चाहिए। 3 लाख पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो एसेट का वैल्यू होना चाहिए 15,000 लेस होके 2,85,000। बट ये बोल रहे 3,60,000, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट मतलब ज्यादा रिवैल्यूड किया गया है तो प्रॉफिट हुआ 75,000। अब पोस्ट का देखेंगे कि 3,60,000 पे अब डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो 3 लाख पे ही कर रखा होगा, तो 3 लाख पे 15,000 होता है, जबकि 3,60,000 पे 18,000 होता है। तो डिप्रिसिएशन इस वजह से कम चार्ज हो रखा है 3,000 का। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, हमें उसको लेस कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज ये वाला, ठीक है। कैसे माइनॉरिटी कंट्रोल और जो है होल्डिंग कंपनी का रेशियोज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिखेंगे एच लिमिटेड, यहाँ पर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा इससे एक्चुअली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ही मेनली कैलकुलेशन करेंगे। एक करके दिखाते हैं, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज दोनों का है, इसको डिग्री ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब देखो 35,000 32,000 शेयर ले रखा है आउट ऑफ 40,000 इंटू 100, तो ये होता है 80%, कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। तो ये हो जाएगा बाकी 20%। अब हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में 80% एज लिमिटेड का, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो 80% मतलब 3,20,000, ठीक है। और 20% मतलब 80,000, ठीक है। 20% मतलब हो गया 80,000। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ऐड करते थे, प्रॉफिट का हिस्सा भी देखते थे, बट यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर प्री पोस्ट वाला बात है, जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, मुझे याद नहीं है कि इस पेज में है कि नहीं, वो पॉइंट इस पेज में नहीं है। मैंने दिखाया था कि प्रॉफिट जो है वो अगर प्री पोस्ट में डिवाइड हो जाए तो हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहीं पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर देखो प्री प्रॉफिट कितना है, अगर प्री प्रॉफिट देखो, ये वाला प्री प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्री प्री प्रॉफिट है, लेकिन 40,000 डिविडेंड देने के बाद प्री प्रॉफिट कितना बचता है, 20,000, ठीक है। प्री प्रॉफिट 20,000 बचता है, और ईयर एंड में देखा जा रहा है कि प्रॉफिट टोटल 1,64,000 हुआ है, तो इसका मतलब अर्नड कितना हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अर्नड कितना हुआ है, 1,64,000 बन गया है 20,000 से, तो 1,44,000 अर्न हुआ है, ठीक है। ये 1,44,000 पूरे इस पीरियड का है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्री में और पोस्ट में, ठीक है। यानी 1,44,000 को हमें 6 मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 6 मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 6 मंथ्स में यहाँ पर हो जाएगा 72,000, यहाँ पर हो जाएगा 72,000, मतलब प्री प्रॉफिट कितना हो गया, प्री प्रॉफिट हो गया हम लोगों का दिस वन 20,000 एंड 72,000, टोटल 92,000 का क्या बन गया, प्री प्रॉफिट। अब ये प्री प्रॉफिट में किसका किसका मतलब पार्टिसिपेशन रहेगा, होल्डिंग का और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये दोनों चीज को कैलकुलेट कर सकेंगे। ये हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये हम वहां पर लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे हो। तो हम लोग पहले प्री एक्विजिशन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, जितने भी आइटम दिए रहेंगे, जैसे कि पीएल है या जनरल रिजर्व है, तो दोनों पे ही इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे, प्री का भी करेंगे पोस्ट का भी। पहले प्री का सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन PL of S Limited on 1/4/14, ये था कितना 60,000, हम पूरा ही लिख के दिखाते हैं डिविडेंड लेस करने के बाद। ये था कितना 60,000, यहां से डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस कर लेंगे डिविडेंड, डिविडेंड हो गया 4 लाख इंटू 10%, यानी कि 40,000, तो ये बच गया 20,000। और ये कैसा डिविडेंड है, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्यों मैम, यहाँ तो आप तो बोल रहे डिविडेंड यहाँ पे हुआ है, पे से मतलब नहीं है, कौन से पीरियड का है उससे पता चलता है कि प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन है। एक्वायर होने के पहले के पीरियड का डिविडेंड है, तो ये होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और जब जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है पे होता है, तो वो प्रॉफिट से ही पे किया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट से लेस होगा ही होगा, ओपनिंग प्रॉफिट से लेस होगा, ठीक है। जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया जाएगा, कैसे प्री आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पीरियड का है। एक्विजिशन पीरियड है 14-15, ठीक है, और डिविडेंड पीरियड है 13-14, तो इस वजह से ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड। और प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड पे होने से प्रॉफिट से उसे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने लेस कर दिया। तो अभी कितना प्रॉफिट बचा, 20,000, ठीक है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ था, ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ था, उसका कितना हिस्सा प्री प्रॉफिट है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। ऐड हमें करना पड़ेगा कब तक का प्रॉफिट, देखो कंसेप्ट देखो, हम लोगों ने पहले ये प्रॉफिट ले लिया, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा इस पीरियड का प्रॉफिट। तो इस पीरियड का प्रॉफिट हमें चेक करना पड़ेगा। इस पीरियड का प्रॉफिट मतलब 1/4/14 से लेकर 1/10/14 तक का, ठीक है, 1/4/14 से लेके 1/10/14, क्योंकि यही प्री पीरियड होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐड प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर अप टू 1/10/14, मतलब प्री पीरियड का कितना होगा,
कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,64,000 एकदम ईयर एंड में प्रॉफिट दिख रहा था, ये देखो 1 लाख जो मैंने करके दिखाया 1,64,000 दिख रहा था और यहाँ पर है 20,000, तो मिडिल में अर्न कितना है ये माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 1,64,000 माइनस 20,000, टोटल अर्न पता चल जाएगा। 1,64,000 माइनस 20,000 करेंगे तो टोटल अर्न पता चल जाएगा। टोटल अर्न में 6 मंथ्स का हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये देखो टोटल अर्न में हम लोग 6 मंथ्स का चेक करेंगे 6/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,64,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने 72,000, ठीक है 72,000 हो गया। तो टोटल बन जाता है 92,000। टोटल 92,000 क्या बन गया? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इसमें रिजर्व का भी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट और लॉस है वो पूरा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब डिवाइडेशन हम लोग कर सकते हैं, देखो इस तरह से कि इसमें 80% और 20% या फिर टोटल करके भी 80-20 कर लो, कोई बात नहीं। देखो 92,000 का 80% चला जाएगा यहाँ पर 73,600 और 20% 92,000 का 20% जो है वो चला गया यहाँ पर 18,400। ये पीएल का कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, अब हम लोग करेंगे रिजर्व का कैलकुलेशन, यहाँ पर एच, यहाँ पर एम। रिजर्व का भी सेम तरीके से लिखेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो इसमें भी देखो पहले हम यहाँ पर जो ड्रॉ किए वो समझा देते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। देखो प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है 2 लाख और उसके बाद भी कितना है 2 लाख, यानी मिडिल में कोई भी अर्न नहीं हुआ, अर्न अमाउंट हो गया 0, ठीक है। अगर अर्न अमाउंट 0 है तो ये पूरा 2 लाख जो है, ये जो पूरा 2 लाख है ये क्या है, ये पूरा का पूरा 2 लाख जो है ये प्री का पार्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 लाख प्री का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल में +0 कुछ भी अर्न नहीं हुआ। तो फिर अगर मिडिल में कुछ अर्न नहीं हुआ है तो इसका डिवाइडेशन कैसे करें, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसा था वैसा ही है, 1/4 में जितना था वही एंड में दिखाई, यानी नो अर्न। तो ये पूरा प्री का ही है, क्योंकि ये कब का है 1/4/14 का है, प्री का है। तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन रिजर्व काउंट किया जाएगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। पहले ये लिख लेते हैं, देखो पहले ये लिख लेते हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑन 1/4/14, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीएल का लिखा था 1/4/14, उसी तरह से लिखेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। कितना है 2 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, रिवैल्यूएशन करते हुए प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ पर ऐड करेंगे, रिजर्व में ऐड करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन करते हुए प्रॉफिट जो हो रहा है वो रिजर्व में ऐड होगा, क्योंकि और तो कोई रिजर्व हमारे पास है नहीं। नॉर्मली इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें तो बोला नहीं है तो हम लोग उसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होता तो लेस करना पड़ता, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 75,000, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 75,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2,75,000, और तो इसमें कुछ नहीं था, 80% और 20% में डिवाइड कर देंगे, 2,75,000 इंटू 80%, तो ये हो गया 2,20,000 55,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का टोटल, ये अमाउंट हम लोग का टोटल हो जाएगा। देखो यहाँ पर टोटल एक बार करके दिखा देते हैं, देखो फिर पोस्ट वाला करेंगे, प्री का टोटल करके दिखा देते हैं। प्री का टोटल कितना हो गया, यहाँ पर आ रहा है हम लोग का ये शेयर वाला हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ मतलब ये प्रॉफिट वाला ऐड करते हैं, 7,0300 73,600 प्लस 2,93,600, ठीक है। ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में, 18,400 प्लस 55,000, तो ये हो गया 73,400। दोनों का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हम लोगों ने टोटल कर लिया। अब हम लोग करेंगे पोस्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 3 में ये दे देते हैं प्रॉफिट वाला पोर्शन, ए दे देते हैं
रिजर्व वाला पोर्शन बी हो गया। अब फोर्थ नंबर पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग करते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। पहले किया था हम लोगों ने प्री एक्विजिशन पीएल। শেয়ার ক্যাপিটালটা অ্যাড হবে না? হ্যাঁ, অ্যাড করব, আমি এটাকে মানে ভেঙে ভেঙে করছি। ঠিক আছে, এই জন্য এটা এই করে দিয়েছি, লাস্টে করব। ঠিক আছে, অ্যাড হবে, অবশ্যই অ্যাড হবে, আমি লাস্টে করব। আমি অ্যাকচুয়ালি শেয়ার ক্যাপিটালটাকে আলাদা রেখে দিয়েছি, এখানে এই দুটোকে অ্যাড করেছি। যদি মনে হয় এখানটা অ্যাড না করলেও হবে, ওভারঅল অ্যাড করে দিলেও হবে। আমি জাস্ট এটাকে আলাদা করে অ্যাড করেছি, না করলেও হবে, একেবারে সব শেষে অ্যাড করলেও হবে, আমি পার্ট পার্ট করছি সেই জন্য। ওকে। अच्छा, अब देखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था पोस्ट एक्विजिशन पीएल, तो तुम लोग यहाँ पर ऊपर हेडिंग कर सकते हो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व सरप्लस बोल के भी हेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पोस्ट में क्या क्या आएगा, पोस्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा ये देखो, 20,000 से 1,64,000 हम लोगों ने लेस किया था। ठीक है, तो अर्नड पता चला था 1,44,000। 1,44,000 का दो पार्ट हुआ था, प्री एंड पोस्ट। तो कितना कितना हुआ था, ये कुछ 72,000 करके हुआ था। इसका तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे 72,000। ठीक है, 72,000 हो गया प्रॉफिट का। ठीक है, अब यहाँ पर और एक एडजस्टमेंट भी होगा। क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ था। ठीक है, तो अंडर चार्ज था, तो इसे लेस करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये देखो 1,64,000 माइनस कितना करेंगे यहाँ पर 20,000 इंटू 6/12, सेम प्रोसेस से होगा ना, इंटू 6/12, ये करने से आ जाएगा 72,000। ठीक है, 72,000। अब यहाँ से लेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट जो है इम्पैक्ट लाया था, जैसे यहाँ डिविडेंड वाला, यहाँ पर रिवैल्यूएशन वाला, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन वाला लाएगा। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज था, जिस वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड का था, देखो जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट आया था वो प्री पार्ट में आया था, तो वो प्री में एडजस्ट हो गया, और जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आया वो पोस्ट पीरियड के हिसाब से कैलकुलेटेड था, इसका इम्पैक्ट पोस्ट पीरियड में आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का पोस्ट पीरियड का इम्पैक्ट देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया गया था, तो अभी चार्ज कर देते हैं 3,000। तो एक्चुअली पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट जो है वो दिखेगा 69,000। ठीक है, 69,000 हो गया। अब रिजर्व सरप्लस का चेक करो। रिजर्व सरप्लस में पोस्ट में तो कुछ बना ही नहीं। ठीक है, प्लस जीरो हुआ था, तो जीरो का तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। हो गया। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किसका कितना हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी 80% और 20%, 69,000 का 55,200 और ये हो गया 13,800। ठीक है, 13,800। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था तुम लोग को, टोटल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये मैंने बीच में एक टोटल कर दिया था, अगर तुम लोग नहीं करना चाहते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 80,000 प्लस ये माइनॉरिटी वाला कर रहे हैं 80,000 प्लस ये वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैंने टोटल कर दिया है 73,400 और 13,800। अगर तुम लोग वैसा नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा सारे चीजों का ऐड कर देना, हो जाएगा 1,67,200। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो है जो हम लोग एच के लिए कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम लोग गुडविल या फिर क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल रिजर्व, जो भी आएगा उसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, 3,20,000 लेंगे हम लोग, 3,20,000 प्लस ये वाला हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है 2,93,600, ये वाला हो गया 2,93,600। एक चीज याद रखो, यहाँ पर पोस्ट में मैंने एक चीज बोला था, एक चीज देखो, जब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, जो हम लोग गुडविल या फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिजर्व, उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितना शेयर एक्वायर किया गया था और कितना प्रॉफिट एक्वायर किया गया था। लेकिन वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, वो प्रॉफिट हमेशा ये वाला होना चाहिए। हम लोग खरीद कौन सा प्रॉफिट सकते हैं, ये वाला,
ये वाला प्रॉफिट तो नहीं खरीद सकते। ये पॉइंट किसको बिलोंग करता है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पोस्ट का सभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, ठीक है। और जो जब होल्डिंग कंपनी एक्वायर करता है तो उसे क्या खरीदना पड़ता है, उसे शेयर खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग 3,20,000 कंसिडर करेंगे, 3,20,000 ले लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ प्री एक्विजिशन रिजर्व सरप्लस जो है वो भी लेंगे 2,93,000। लेकिन देखो एक मैंने 55,200 कैलकुलेट कर रखा है ना, वो पोस्ट पॉइंट है। तो पोस्ट कहा जाता है, माइनॉरिटी का जो भी है वो तो चला जाता है होल्डिंग, क्या बोलते हैं उसे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी साइड में। और होल्डिंग का जो पोस्ट अमाउंट है, ये देखो ये किसका पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये होल्डिंग का पोस्ट है, ये कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था ना, पार्टीशन कर दिया था इस तरह से, पार्टीशन करने से हेल्प होगा। ये देखो ये एक्चुअली कहाँ पर जाएगा, ये क्या है, ये होल्डिंग का पोस्ट पार्ट है, ये जाता है हम लोगों का बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। और ये भी कहां पर जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये पूरा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर से सिर्फ ये वाला पोर्शन जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3,20,000 नहीं जाएगा, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो पूरा ही बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी में दिखेगा, और होल्डिंग का जो पोस्ट पार्ट है वो दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी वजह से अलग से एक बार चेक करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है वो कितना हो रहा है, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना हो रहा है। तो हम लोग होल्डिंग का फिर से एक बार चेक करें, क्योंकि यहाँ पर 55,200 भी लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रेजेंटेशन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो शेयर का हिस्सा कितना है, यहाँ पर हम एक बार रफली लिख रहे हैं, शेयर का हिस्सा है 3,20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये कितना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 2,93,600, 2,93,600, ठीक है। ये टोटल हम लोगों ने लिया है। अच्छा अब मैंने और एक पॉइंट भी लिख पाया था, अगर जो ये है क्या बोलते हैं उसे, डिविडेंड है, ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया था। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो कि रॉन्गली क्रेडिटेड हो रखा है तो वो लेस होगा। देखो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना वो 2 बार जाते हैं, ठीक है, हमेशा 2 जगह पे प्लेस होते हैं, क्योंकि इस पे जो है जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ होता है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर जो है ये डिविडेंड वाला पॉइंट, डिविडेंड वाले पॉइंट का 2 एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। एक तो हम लोग प्रॉफिट से उसे लेस कर देंगे, और दूसरा है यहाँ पर भी लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के बाद वो लेस हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सॉरी सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, इनको डिविडेंड भी मिला है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, छोड़ो, मैंने अभी जो बोला उसको भूलो। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनको प्रॉफिट खरीदना पड़ा, प्रॉफिट मिला, ठीक है, प्रॉफिट मिला, शेयर मिला, और इसके साथ साथ डिविडेंड भी मिला, इसके साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड कितना हो रहा है, टोटल डिविडेंड हो रहा है 40,000, 40,000 में होल्डिंग का कितना पोर्शन है, 80%, ठीक है। 40,000 में होल्डिंग का पोर्शन है 80%, ये भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, ये भी खरीदना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रॉफिट खरीद रहे हैं ना, वैसे डिविडेंड भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ डिविडेंड, शेयर ऑफ डिविडेंड कितना होगा, 40,000 का डिविडेंड था, इसका 80%, तो ये हो गया 32,000। तो टोटल क्या क्या खरीद रहे हैं, 3,20,000 का शेयर, 2,93,600 का प्रॉफिट, 32,000 का डिविडेंड, 6,45,600 का हम लोग टोटल जो है खरीद रहे हैं, ठीक है। और कितना पे करके खरीद रहे हैं, 6,45,500, 6,45,500 पे किया है, ठीक है। तो रिजर्व जनरेट होगा, ये देखो लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पूरा चीज कितना पे करके खरीदा, 6,45,000, 6,45,500, ठीक है। तो इसका मतलब 100 का क्या जनरेट हुआ, कैपिटल रिजर्व, 100 का कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, ठीक है। ये हो गया कैपिटल रिजर्व।
तो हम लोग का जितना भी वर्किंग था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये वाला वर्किंग हम फिर से एक बार समझा देते हैं, जैसे मैंने ये वाला समझाया। देखो पहले हम लोग चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं दिया हुआ है तो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वहां से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 32,000 शेयर खरीदा गया था आउट ऑफ 40,000, तो 80% एंड 20%। अब शेयर कैपिटल था सब्सिडियरी का 4 लाख, 4 लाख पे 80% का हिस्सा, 20% का हिस्सा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें देखना है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है। ये एक्चुअली हम पूरा वर्किंग नोट बना लिए, ठीक है। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ओपनिंग डेट पे था 60,000, डिविडेंड दिया गया 40,000, तो बचा 20,000। और प्री पीरियड यानी कि 6 मंथ्स जो कि प्री पीरियड हो रहा है, वहां पर कितना प्रॉफिट हुआ था, एंड में बना था 1,64,000, तो 20,000 से प्रॉफिट इंक्रीज करके 1,64,000 हुआ। तो जितना इंक्रीज हुआ उसका 6/12 प्री पीरियड पे चला जाएगा। तो टोटल प्री एक्विजिशन पीएल बन गया 92,000, जिसपे 80% और 20% करके हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। और एक था रिजर्व सरप्लस में प्री एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। तो उसमें अर्न कुछ नहीं हुआ तो 2 लाख था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड किया। एक्चुअली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ बोला नहीं है, तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या किया, रिजर्व में ही ऐड कर दिया। तो इतना बन गया, इसमें भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये प्री पॉइंट है क्योंकि रिजर्व में कुछ भी एनहेंस नहीं हुआ था पूरे साल भर में। नाउ देखो पोस्ट वाला पोर्शन, पोस्ट वाले में देखो रिजर्व तो होगा नहीं क्योंकि रिजर्व पोस्ट में कुछ क्रिएट हुआ नहीं था, तो पोस्ट के लिए बचा क्या, पोस्ट के लिए बचा पीएल। पोस्ट में ओवरऑल जब ईयर एंड हुआ तो पीएल दिख रहा था 1,64,000, ठीक है। और उसके पहले प्री पीरियड का कितना था, मतलब प्री पीरियड का हुआ था 20,000, ठीक है। प्री पीरियड का 20,000 मतलब ये देखो यहाँ पर देखो प्री पीरियड में ये 20,000 से 1,64,000 हुआ, तो कितना अर्न हुआ था उसका 6 मंथ्स का पोस्ट पीरियड के लिए जाएगा, उसका 6 मंथ्स का मैंने पोस्ट पीरियड के लिए कर दिया। अब क्योंकि डिप्रिशिएशन अंडर चार्ज था तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, 3,000 चार्ज करके प्रॉफिट सही कर दिया। अब क्योंकि अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सिमिलरली 80-20 करके, लेकिन ये पोस्ट पीरियड का है तो पोस्ट का प्रॉफिट खरीदा नहीं जाता है, वो मेहनत का प्रॉफिट होता है। तो पोस्ट का प्रॉफिट, माइनॉरिटी का तो सारा पोस्ट मतलब पोस्ट हो प्री हो वो सब ऐड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल है। वो कंपनी के पहले भी होल्डर थे अभी भी होल्डर है, लेकिन होल्डिंग कंपनी का बात अलग हो जाता है। होल्डिंग कंपनी उसका ओनर टाइप हो जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ओनर टाइप नहीं है। तो होल्डिंग कंपनी ओनर है बेसिकली, ठीक है, उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का भी पावर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ये देखना पड़ेगा कि मैंने सब्सिडियरी में जो इन्वेस्टमेंट किया वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने बेसिकली उसको परचेज कर लिया है, मतलब मैंने उसमें अपना जो है एक हिस्सा, एक मेजर हिस्सा दिखाया। तो हम लोग चेक करेंगे क्या क्या खरीदा, शेयर खरीदा जाता है, प्रॉफिट खरीदा जाता है, डिविडेंड खरीद लिया, और पेमेंट क्या क्या रहा ये वाला, तो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ। तो यहाँ पर पोस्ट नहीं आएगा, तो होल्डिंग का जो पोस्ट पोर्शन होगा वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे सिंपल इसका बैलेंस शीट और कुछ नहीं, ठीक है। तो बैलेंस शीट कैसे होगा देखो, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एज लिमिटेड विथ एस लिमिटेड, ठीक है, एज एट 31st of March 2015, particulars, notes number, amount। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये तो होता है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया, अब यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, ये फॉर्मेट होता है। फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सर, रिजर्व एंड सर, ठीक है। ये बन गया नोट 1 बनेगा, नोट 2 बनेगा, रिजर्व सरप्लस। अब देखते हैं मेन बैलेंस शीट में क्या क्या है लाइबिलिटी साइड। ये तो सभी में रहता है इसलिए मैंने लिख दिया। नॉन करेंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, करेंट लाइबिलिटी लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी
यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। करेंट लायबिलिटी, ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा टोटल लायबिलिटी, यहाँ पर टोटल लायबिलिटी, और यहाँ पर हो जाएगा एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट और क्या था चेक कर लेते हैं। नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट और नॉन, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लिख सकते हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला इन्वेस्टमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट लिखना ही है तो अदर वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन इसका नोट्स बनाएंगे तो वहाँ डिटेल्स दिखा देंगे। 3 तक हुआ है यहाँ पर, ये हो गया 4th नंबर, ये हो गया 5 नंबर नोट्स होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, अब करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री सन्ड्री डेटर, और डेटर में बिल्स रिसीवेबल आता है। ये पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अलग दे रखा है, वैसे नहीं करना है हमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिक्स सेवन यहाँ पर अमाउंट, नोट्स नंबर। अब हम लोग नोट्स बना लेते हैं एक एक करके। तो नोट्स नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर। अच्छा, पहला नोट्स क्या बनेगा? पहला नोट्स बनेगा शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका लिखा जाता है? होल्डिंग कंपनी का, है ना। सब्सिडियरी का तो सेटअप हो जाता है, जो सेटअप हो जाएगा वो नहीं लिखना है, उससे कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, कितना है? 10 लाख। यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम, यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम कर देते हैं, 10 लाख। ठीक है, ये नोट्स नंबर 1 से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट नोट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, सबसे पहले तो जो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ ना वो लिख लेते हैं, नहीं तो वो छूट जाएगा। कैपिटल रिजर्व, क्या क्या रिजर्व जनरेट हुआ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पहला हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन। 100। अब देखो कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर रिजर्व सरप्लस हम लोग पहले होल्डिंग का लिख लेंगे, कितना है? 4,80,000। होल्डिंग का ही लिखना पड़ेगा, ये तो एडजस्ट हो जाता है ना। 4,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,14,400, तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पर जनरल रिजर्व ने क्या था? हाँ, जनरल रिजर्व 4,80,000। सी में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1,14,400, 1,14,400 प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर ऐड करेंगे और एक रिजर्व जो कि पोस्ट एक्विजिशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा ये, क्योंकि होल्डिंग का पोस्ट वाला है तो ये उसने मेहनत से कमाया, तो ये पीएल का पार्ट हो गया। तो ये जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 55,200, ये यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर लिखेंगे 55,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बेसिकली इसको हम लोग इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है 55,200। ठीक है, अच्छा, और यहां से लेस करना पड़ेगा शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बताते हैं कौन सा वाला। ठीक है, यहाँ पर जो 32,000 हम लोगों ने लेस किया था ना, ये वाला ऐड किया था ना कि हम लोगों ने डिविडेंड यहाँ पर दिखाया है। देखो एक ही जगह दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि डिविडेंड खरीदना पड़ रहा है, डिविडेंड यहाँ पर ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कि डिविडेंड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो वो प्रॉफिट से हमें लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 32,000 जो है हम लोगों को लेस करना पड़ेगा 32,000। ठीक है, ये समझो, फिर से एक बार बता देते हैं। जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 4 लाख पे 10% 40,000, उस पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20% का राइट्स था और इसका था 80% का। तो 80% के राइट के हिसाब से यहाँ पर, तो ये तो प्री एक्विजिशन वाला है ना, तो ये यहाँ पर ही आना चाहिए, ये पीएल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से पीएल से लेस कर देंगे क्योंकि हम लोग इसे कैपिटल प्रॉफिट दिखा रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियस पीरियड का है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड इन पीएल ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है, अब माइनस देखते हैं टोटल करके, फिर माइनस 100 4,80,000 1,14,400 प्लस 55,200 माइनस 32,000, तो ये हो गया 6,17,700। ये बन गया रिजर्व सरप्लस 6,17,700। नेक्स्ट हम लोग करेंट लायबिलिटी लिखेंगे। करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा देखते हैं। करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर है। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग पहले लिखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये हमें यहीं पर लिख देना चाहिए था अलग से, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका तो नोट्स नहीं बनेगा, ये मैंने डायरेक्टली करेंट लायबिलिटी लिखा, इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 से मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये लिख देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये वाला 1,67,200, ये लिख लो 1,67,200 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। करेंट लायबिलिटी इसको ना थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह मिल जाए मुझे। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है, इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 लाख। दूसरा क्या था, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स बोल के, ट्रेड पेबल्स। और इसका हम लोग बनाएंगे नोट्स क्योंकि ये सेपरेट ही होता है। ठीक है, इसका नोट्स नहीं बना क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट इन द सेंस 2 ट्रेड पेबल आइटम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड पेबल में देखो क्या क्या होगा। यहाँ पर बिल्स पेबल है 26,000, ये ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पहले, बिल्स पेबल ही था पहले। तो पहले लिखेंगे, नोट्स का नाम लिखना पड़ेगा, ट्रेड पेबल। बिल्स पेबल ये तो आउटर में ही लिख देंगे क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। 26,000। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, एज लिमिटेड एस
लिमिटेड, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर दोनों का कितना है, 1,39,600 और 40,000, 1,39,600 और 40,000। तो ऐड करने पे आ जाएगा 1,39,600 प्लस 40,000, 1,79,600 प्लस 20,000, 1,99,000 20,000 26,000 2,05,600 2,05,600 हो गया लाइबिलिटी साइड। हाँ 2,05,600, ठीक है, प्लस 2 लाख प्लस 1,67,200 प्लस 6,17,700 प्लस 10 लाख 21,90,500, ठीक है। अब एसेट साइड भी ऐसा ही अमाउंट आना चाहिए, देखते हैं क्या क्या है एसेट साइड में। फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट्स बनाते हैं, नोट्स नंबर 4। फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट में पहले आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, दोनों का ऐड करके लिखेंगे कि उसके इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं। 3,60,000 और 3,80,000, ये डायरेक्ट यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। 3,60,000 3,80,000 7,40,000। पॉइंट डी, प्लांट एंड मशीनरी, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी किसका कितना है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ था तो ये चेक करना पड़ेगा। पहले हम लोग दोनों का टोटल कर लेते, फिर एडजस्टमेंट सारा दिखाते। 4,80,000 और 2,70,000, 4,80,000 2,70,000, ठीक है। एक बार दोनों का टोटल करके लिख लेते हैं, 7,50,000, ये टोटल हो रहा है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या था, रिवैल्यूएशन हुआ था, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक्चुअली ये 2,70,000 में बढ़ेगा, हम लोग ओवरऑल भी दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जैसे पार्टनरशिप वगैरह करते हो तो रिवैल्यूएशन में जो भी होता है उसको ऐड करते हैं ना, तो 75,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और डिप्रिशिएशन जिसका एडजस्टमेंट यहाँ पर 3,000 कम हो रखा है वो भी दिखाएंगे। हर एडजस्टमेंट नीचे का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वो दो जगह जाएगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन अंडर चार्ज, तो ये यहाँ पर 3,000 लेस करना पड़ेगा। तो 7,50,000 प्लस 75,000 माइनस 3,000, तो ये हो गया 8,22,000 प्लस 7,40,000, 15,62,000। यहाँ पर लिखेंगे 15,62,000। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो था, देखो ये इन्वेस्टमेंट तो एडजस्ट हो गया, इसको नहीं लिखना है, हम लोग डायरेक्ट ये 74,500 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई नोट्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर बनाते हैं तो ऐसा होगा, अगर बनाते हैं बना सकते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हो जाएगा अदर इन्वेस्टमेंट 74,500 74,500। इन्वेंट्री 2,20,000 प्लस 80, इन्वेंट्री एच लिमिटेड का एस लिमिटेड का, दोनों को टोटल करके लिखना है। कितना है, 2,20,000 और 80, 3 लाख
ये हो जाएगा 6th नंबर वाले नोट्स। फिर है सन्ड्री डेटर 7th नंबर पे। सन्ड्री डेटर बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर है 96 और 84, यहाँ पर लिख लेते हैं एज लिमिटेड 96 84 टोटल 1,80,000। और इस पे एक एडजस्टमेंट था, अभी उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल बस। तो देखो एडजस्टमेंट क्या था, सन्ड्री डेटर ऑफ एस लिमिटेड, जो एस लिमिटेड का सन्ड्री डेटर है यानी ये वाला, ठीक है। सन्ड्री डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स लोन टू एच लिमिटेड 14,000। तो सन्ड्री डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स जो है, मतलब सन्ड्री डेटर जो है वो एच लिमिटेड, जो कि एस लिमिटेड का सन्ड्री डेटर है, मतलब एस लिमिटेड को जिनसे पैसा मिलेगा उसमें एच लिमिटेड से भी 14,000 मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये इनके क्या हो गए हैं, डेटर हो गए हैं, मतलब इनके सॉरी डेटर थे, मतलब यहाँ पर पहला जो कंडीशन था बिफोर एक्विजिशन कंडीशन ये था कि एस लिमिटेड को एच लिमिटेड से 14,000 मिलने वाला था। अब क्या बोला है, एच लिमिटेड ने रेमिट कर दिया है चेक फॉर 14,000 टू एस लिमिटेड ऑन 27 मार्च को किया है, ठीक है। 27 मार्च 2015 को किया है। तो देखते हैं 27 मार्च 2015 मतलब जस्ट बैलेंस शीट क्लोज होने के पहले, मतलब आफ्टर एक्विजिशन किया है, विच वाज रिसीव्ड बाय एस लिमिटेड इन अप्रैल। एस लिमिटेड को मिला है अप्रैल में, ठीक है। तो रेमिटेंस अगर कर दिया है, वो मिला है बाद में, मतलब चेक तो इशू हो चुका है, तो 14,000 हम लोग क्या करेंगे, ये लेस करके दिखा देंगे कि ये पेमेंट तो हमें मिल जा रहा है, तो यहाँ पर लेस कर देंगे रेमिटेंस 14,000। तो टोटल जो है इसमें से 14,000 कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट मिल जा रहा है कितने का, 1,66,000। और यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल कितना है, 27,600 एज लिमिटेड का है। 20 आउटर में ही लिख देते हैं 27,600, तो टोटल कर देते हैं इसमें कि कितना आ रहा है, तो 1,93,600 ये आ गया, 1,93,600 सन्ड्री डेटर आ गया, 1,93,600। अब हमें करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8th नंबर पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एच लिमिटेड एस लिमिटेड ऐड कर लेंगे, देखते हैं एच लिमिटेड का कितना है, 3,400 16,000। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर टोटल पहले करते हैं फिर बताते हैं, एक एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होगा 46,400, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होगा, जैसे मैंने बोला देखो सारा एडजस्टमेंट दो बार होगा, जैसे ये 14,000 ये एक ही बार हम लोगों ने एडजस्ट किया, कहा डेटर से कम करके दिखाई, ये पैसा अगर मिल जाएगा तो डेटर से कम हो जाएगा, और पैसा अगर मिल रहा है तो बैंक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिटेड से पैसा जो है रेमिट हो जा रहा है एस लिमिटेड को। तो अभी तो ये दोनों एक ही कंपनी है, ठीक है, मतलब इनका कंट्रोलिंग है एस लिमिटेड पे, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कैसे दिखाएंगे इसको कि यहाँ से तो कम हो जाएगा, रेमिटेंस मिल रहा है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे कैश इन ट्रांजिट बोल के, इन ट्रांजिट में है क्योंकि रिसीव कब हुआ है, अप्रैल में हुआ है, ठीक है। कितना है कैश इन ट्रांजिट 14,000, तो 14,000 ऐड हो जाएगा 60,400 हो गया, 60,400। 60,400 देखते हैं कितना होता है, 15,62,000 प्लस 74,500 प्लस 3 लाख प्लस 19,36,000 60,400 21,90,500 21,90,500
500, तो यहाँ पर भी कितना आया था, सेम आया था। ठीक है, तो इस तरह से हो गया टैली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा 2 बार जाना चाहिए, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते थे ना, उसी तरह से 2 बार 2 जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक बैलेंस शीट में हुआ है एक बार जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हुआ है। ठीक है, ये वाला सन्ड्री डेटर का वही डेटर के वहां पर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हुआ है। ठीक है, और ये जो डिविडेंड वाला है ये भी 2 बार हुआ है। ठीक है, डिविडेंड वाला जो पॉइंट है ये भी 2 बार हुआ है। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि कितना जो है शेयर का जो है शेयर परचेज किया गया। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने 2 बार ऑलरेडी बोल दिया कि कैसे करके होगा। यहाँ पर देखो एक बार ये बता देते हैं कैसे बैलेंस शीट बना। पहले शेयर कैपिटल किसका लेना होता है, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लेना होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एडजस्ट हो जाता है, सेटअप हो जाता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट और जो शेयर कैपिटल रिजर्व जो परचेज हो रहा है उसके बदल में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वो कभी नहीं लिखा जाता। इसीलिए देखो सिर्फ 10 लाख लिखा गया। हम फिर से एक बार बैलेंस शीट को समझा देते हैं। ठीक है, ये देखो इसीलिए सिर्फ 10 लाख लिखा गया, 4 लाख नहीं होगा क्योंकि वो तो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब रिजर्व सरप्लस में क्या क्या होगा, 4 लाख 80, 1 लाख 14,400 होल्डिंग का तो पूरा ही आएगा, लेकिन एस लिमिटेड का नहीं आएगा। अब जहां रिजर्व सरप्लस का नोट्स बना है वहां पर देखो क्या क्या लिखा है, 4 लाख 80, 1 लाख 14,400 लिखा होगा। ये देखो 4 लाख 80, 1 लाख 14,400, और ये जो है कैपिटल रिजर्व एस लिमिटेड को एक्वायर करते हुए कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ। अगर गुडविल होता तो वो एसेट में दिखता। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो कैलकुलेट कर रहे थे ना वहां पर ये वाला आया था, यहाँ दिखा दिया। और जो डिविडेंड यहाँ पर इंक्लूडेड है, इनका जो हिस्सा है 4 लाख में 10%, 40,000 का 80% जो है वो यहाँ से लेस हो जाएगा, क्योंकि वो तो हम लोग कैपिटल प्रॉफिट दिखा रहे हैं, फिर यहाँ तो नहीं दिखा सकते, तो यहाँ से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेस कर दिया तो ये आ गया रिजर्व सरप्लस का कैलकुलेशन। अच्छा, रिजर्व सरप्लस के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज कुछ था नहीं, करेंट लाइबिलिटीज देखो ये सब करेंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट वगैरह आसान है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसा था वैसा लिख दिया। ठीक है, इनका 2 लाख था, इनका अगर कुछ होता तो दोनों का ऐड करके लिख देते। बिल्स पेबल 26,000 था तो 26,000 ले लिया, इनका कुछ नहीं है तो इसको ऐड कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर ये ऐड हो जाएगा। तो देखो 2 लाख और इधर 2 लाख तो अलग से लिखा है, 26, 1 लाख 39 और 400। ये देखो 26, 1 लाख 39 और 40,400 बोल रहा है, 2 लाख 5,600। ये देखो 2 लाख 5,600, और ये बोरोइंग्स जो था वो लिख दिया, टोटल करके आ गया आंसर। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट का देखो, फिक्स्ड एसेट में क्या हुआ है, लैंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। लैंड बिल्डिंग 3 लाख 60 प्लस 3 लाख 80, दोनों का मिला के जितना होना चाहिए उतना लिखेंगे। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग का 3 लाख 60 प्लस 3 लाख 80, प्लांट मशीनरी का दोनों का मिला के लिख दिया। लेकिन प्लांट मशीनरी में रिवैल्यूएशन हुआ था तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दिया, अगर लॉस होता तो लेस करना पड़ता। डिप्रिशिएशन कम चार्ज किया था तो प्लांट मशीनरी का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, उसे हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये अमाउंट अब हम लोग बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हम लोग का एडजस्ट हो जाता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही लिख देंगे, दैट इज 74,500। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दोनों का जो था ऐड करके लिख दिया। इन्वेंट्री परचेज वगैरह होता है तो वहां से प्रॉफिट लेस करना पड़ता है, ये मैंने मतलब थ्योरी में बोल रखा है। तो इन्वेंट्री हो गया, दोनों का ऐड कर दिया। सन्ड्री डेटर, ये देखो डेटर में इंक्लूडेड था 14,000, 96 और 84, ये दोनों था। तो 84,000 का जो डेटर था इस लिमिटेड में, इसमें से 14,000 एच लिमिटेड को देना था। तो एच लिमिटेड ने अगर 14,000 दे दिया तो यहाँ से डेटर उतना कम हो जाएगा, तो दोनों का टोटल कैसे होगा, 96 प्लस 84 माइनस 14। ये देखो 96 प्लस 84 माइनस 14। अब बिल्स रिसीवेबल ऐड हो गया, एक ही जन का था तो एक ही जन का ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये हो गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का जितना भी था प्लस ये दोनों का जितना भी था प्लस किया, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम लोग कर देंगे जो सॉरी प्लस कर देंगे ये 14,000 जो एच लिमिटेड ने थ्रू चेक जो है वो दिया। तो इसका मतलब दोनों का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इस तरह से दिखेगा, टोटल करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, लेंदी होता है बट अगर इसको एक बार समझ लो, इसलिए मैंने 2 बार बोला, लेंदी है तो फिर क्या होता है कि भूल सकते हैं कि कैसे करके हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। और आज नहीं करवा रहे क्योंकि इसलिए, पहला बात है तो ये देखो तुम लोग, और दूसरा चीज है कि अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर लेंगे हम, एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में देते हैं, तुम लोग उसे करना। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं।